जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स टैक्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट जो आपका न्यूमेरिकल में टेस्ट होता है 5 से 6 मार्क्स का। वो इनपुट टैक्स जो हमें लॉ अलाउ नहीं करता, जो हमारे लिए एडमिसिबल नहीं है। इसके को 11-12 पॉइंट्स हैं। तो 11-12 पॉइंट्स में वो डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करता है कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो अगर आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होंगे तो आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to deduct input tax paid on। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं द गुड्स आर सर्विसेज विच आर नॉट यूज्ड और नॉट टू बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स और फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। वो कह रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसी गुड्स परचेज की हैं या आपने ऐसी कुछ सर्विसेज ली हैं जिस पर आपने सेल्स टैक्स पे किया, वो हमारा क्या बन जाता है? इनपुट टैक्स बन जाता है। और वो गुड्स ना आप ऐसी टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने बाद में सप्लाई करनी है, जो टैक्सेबल सप्लाई बनेगी। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, वो गुड जो आपने परचेज किए हैं वो आप रीसेल नहीं कर रहे, वो आप इंटरनली कंज्यूम कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि वो आपको इसका इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे लास्ट वीडियो हमने एक चीज डिस्कस की थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स डिस्ट्रॉय कर दी है, अब वो आपकी ना तो टैक्सेबल किसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होनी है, ना आपकी वो टैक्सेबल बाद में सप्लाईज होंगी। तो जो आप गुड्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो लॉ कहता है आपको उन गुड्स पर जो इनपुट टैक्स है आपका एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो इस पॉइंट के, इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो जहाँ पर तो नहीं लिखी हुई और आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं लिखी हुई, लेकिन वो एक्सेप्शन है जो मैं आपको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, जो कि आपके लिए पेपर में आपको अगर वो पॉइंट आ जाता है आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपकी जो एक्सेप्शन है पॉइंट 1 की, हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी हैं। ये पहली आपकी एक्सेप्शन है। आपको पता है कि आप क्या करते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गुड्स प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो इस प्रोडक्शन के दौरान आपका रॉ मटेरियल वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है ना? तो अगर आपका कोई रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहा, वेस्ट हो गई। तो अगर हम इस पॉइंट को सामने रखें तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वो सारी गुड्स या सर्विसेज, क्योंकि रॉ मटेरियल भी क्या है, हमारी गुड्स हैं जो हमने परचेज की, एक तरह का हमारा मटेरियल है। अब वो हमारा टैक्सेबल गुड्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इनपुट टैक्स इज अलाउड ऑन रॉ मटेरियल वेस्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। जी, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर प्रोडक्शन के दौरान हमारा कोई रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है तो वो क्योंकि आप प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा, अगर हम अपने रूल्स को देखें तो रूल कहता है कि आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो रॉ मटेरियल आपको बेशक वेस्ट भी हो रहा है तो उस पर भी आप इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं, आपको अलाउ है। सेकंड जो आपकी इसके ऊपर एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आपकी फिनिश गुड्स। जब आप गुड्स परचेज करते हैं, जब सप्लायर की प्रेमिसेस से गुड्स आपकी प्रेमिसेस में आ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांजिट या स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपको ये स्टॉक इन ट्रेड रास्ते में लॉस हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो लॉ कहता है आपको उस स्टॉक इन ट्रेड जो आपके रास्ते में लॉस हो गया, वो आप उसकी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करेंगे, लेकिन उस पर भी आपको जो इनपुट टैक्स है आपको अलाउ है, आप वो इनपुट टैक्स क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। The second point, the goods on which extra amount of tax is payable under subsection 5 of section 3। कि हमने जिसके अंदर, जब वो एक मेरी वीडियो अपलोडेड है इसी सेल्स टैक्स के सीरीज के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेल्स टैक्स के रेट्स को, स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स के डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट रेट्स हमारे पास हो सकते हैं। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी क्लास ऑफ गुड्स के ऊपर क्या कर सकती है, एक एक्स्ट्रा टैक्स भी क्या कर सकती है, वो लगा सकती है नॉर्मल टैक्स के अलावा। लेट्स सपोज अगर अभी नॉर्मल टैक्स आपका 17% है, तो लॉ क्या कर सकता है, उसके ऊपर 3% लेट्स सपोज एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकता है।
अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियरली नहीं लिखा हुआ, हम इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह हम इसको क्या करना है, डील करना है न्यूमेरिकल के अंदर। यहाँ पर पॉइंट ये कर रहा है कि एक्स्ट्रा टैक्स जिन गुड्स के ऊपर लगा होगा वो उसके ऊपर आपको टैक्स इनपुट अलाउ नहीं होगा, जो मैं ये स्टेटमेंट बता रही है। लेकिन इन रियलिटी जो लॉ में स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि अगर लेट सपोज आपकी जो सप्लाईज थी वो 100 रुपीज़ की थी, आपने उसके ऊपर सेल टैक्स पे किया है 0.117%, ये आपका बन गया। लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना है। टोटल ये आपके बन जाता है सेल्स टैक्स 20 रुपए। तो हमने इनपुट टैक्स कितना अलाउ होना है, अब ये हमारा एक्स्ट्रा टैक्स है और ये हमारा क्या है, नॉर्मल सेल्स टैक्स है। तो हमें इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्या हमें इनपुट टैक्स क्या 20 का 20 पूरा अलाउ नहीं है, या जस्ट एक्स्ट्रा टैक्स अलाउ नहीं है? अगर हम एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं तो उस केस में जस्ट ओनली एक्स्ट्रा टैक्स विल नॉट बी लेट सपोज मेरा आउटपुट टैक्स था 80 रुपीज, टोटल 80 रुपीज था। अब मैंने क्या करना है, इनपुट टैक्स जो मेरे पास था टोटल, जस्ट एक ही ट्रांजेक्शन की है मैंने इस महीने में, परचेजेस किए हैं, वो था 20 रुपीज। तो क्या इसमें से मैं 20 पूरा लेस करूंगा, 17 लेस करूंगा, 3 लेस करूंगा? इसमें से जस्ट मुझे जो मुझे इनपुट टैक्स अलाउ होगा वो 17 रुपीज अलाउ होगा। जो मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी वो होगी 63 रुपीज। जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा, जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने पे किया होगा, वो हमारा क्या है, इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स हमारा क्या, इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स है। जो हमारा नॉर्मल टैक्स होगा उस ट्रांजेक्शन के अंदर, वो हमें लॉ क्या करता है, अलाउ करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो और कोई गुड्स या सर्विसेज जो गवर्नमेंट बाद में क्या कर दे, कह दे कि जिस पे आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, उस पर टैक्स अलाउ नहीं होगा। Fourth point, the goods or services in respect of which sales tax has not been deposited in the government treasury by the respective supplier। जी चलें देखते हैं। आपका सप्लायर है, सप्लायर है, आपने उससे 100 रुपीज़ की परचेज की, उसने ऊपर 17% क्या किया, सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो आपने उसको पेमेंट कर दी 117 रुपए की। ठीक है, जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करवा रहे होंगे, ये आपका इनपुट टैक्स तो है, आपने क्योंकि परचेजेस किए, आगे रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने सेल्स टैक्स पे किया, आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सप्लायर ने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर आप वाली जो सेल्स थी उसने शो ही नहीं की। जब उसने अपनी सेल्स शो नहीं की होंगी तो जो आप वाला टैक्स होगा वो उसने डिपॉजिट ही नहीं करवाया गवर्नमेंट के अंदर। तो लॉ कहता है कि बेशक आपने सेल्स टैक्स पे कर दिया है, लेकिन अगर आपके सप्लायर ने वो सेल्स टैक्स, वो ट्रांजेक्शन अगर डिस्क्लोज नहीं की और वो 17 रुपए का जो सेल्स टैक्स है अगर वो पे नहीं किया, तो मुझे भी इस ट्रांजेक्शन का इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा, वो मेरे लिए इनएडमिसिबल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है फेक इनवाइसेस, कि हमने एक्चुअल में परचेजेस नहीं की, लेकिन फेक इनवाइस जनरेट कर देते हैं कि ये हमारी परचेजेस हैं, तो आप क्या करें, इस पर हम ना एक फिक्टिशियस इनपुट टैक्स क्या कर लें, क्लेम कर लें। ये फ्रॉड में आ जाता है, तो उसमें भी आपको ये टैक्स, इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, परचेजेस मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ही फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज इंपोर्ट्स, परचेजेस, सेल्स एटसेट्रा। आपको पता है कि जब हम इनपुट हमें कब अलाउ होता है, जब हमारे पास सेल्स टैक्स इनवाइस मौजूद हो, परचेज इनवाइस मौजूद हो, उसके ऊपर हमारा जो सप्लायर है उसका सीआरएन भी गिवन हो, उसका एड्रेस भी गिवन हो, नाम भी गिवन हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गिवन हो, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी गिवन हो। ये सारे क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हमारे इनपुट टैक्स को क्लेम करवाने के लिए। अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो लॉ कहता है आपको वो जो रेलेवेंट ट्रांजेक्शन का इनपुट टैक्स है आपको अलाउ नहीं होगा। Purchases in respect of which a discrepancy is indicated by CREST or input tax of which is not verifiable in the supply chain। अब इसको हम समझ, CREST एक सॉफ्टवेयर है जो FBR यूज करता है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है
जो क्या करता है, क्रॉस मैच करता है। हमारी कंपनी है, लेट्स सपोज है फूर लिमिटेड, एंड दूसरी कंपनी है पनामा लिमिटेड। अब हमने क्या की, परचेजेस की 15 यूनिट्स फ्रॉम पनामा, और पनामा की क्या थी, वो सेल्स थी 15 यूनिट्स। अब पनामा क्या करेगा, जब सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएगा तो वो जो हमें उसने टैक्स इनवॉइस इशू की होगी, हमें जो टैक्स इनवॉइस उसने दी होगी, वो अपनी उस टैक्स इनवॉइस का नंबर, उसके ऊपर जो CRN वगैरह जो उसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, वो क्या करेगा, FBR के पोर्टल पर अपलोड करेगा। सिमिलरली अगर वो ऐसा करता है कि वो यहाँ पर 15 यूनिट्स की बजाय जो इनवॉइस सबमिट करवाता है वो 12 यूनिट्स की करवाता है, जो हमें इशू एक्चुअल में हमें इशू करता है वो 15 यूनिट्स की करता है, हम भी क्या करेंगे, अपनी परचेजेस की इनवॉइसेस को इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए एलिमेंट इनवॉइसेस भी साथ क्या करते हैं, FBR के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रॉस मैचिंग होती है, यहाँ पर एक सप्लाई चेन है, उसकी जो सेल्स है मेरी परचेजेस है, मेरी परचेजेस जब मैं सेल करूंगा वो किसी और की क्या बन जाएगी, परचेजेस बनेगी। ये पूरी सप्लाई चेन है, जहाँ पर इनवॉइस नंबर पर जो ऊपर आ रहे हैं हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं 15, और जो पनामा ने डिस्क्लोज किया वो 12 आ रहे हैं। जहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी, जहाँ पर मुझे जो 3 यूनिट्स का जो इनपुट टैक्स होगा वो इनपुट टैक्स मुझे अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर आपकी जो अगर वेरीफाइबल नहीं है, क्रॉस मैचिंग नहीं हो रही, तो वो जो चीज़ जितनी अमाउंट की क्रॉस मैचिंग नहीं हो रही वो आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज अगर नहीं है, अगर आपने कोई एग्जाम्प्ट सप्लाईज अगर आपने की हैं, तो वो आपको मतलब आपको एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजप्शन, अगर आपने कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज ली हैं, लेट्स सपोज, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस पर आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं किया जाएगा। जी हमारे पास जो 9th पॉइंट है और 10th पॉइंट, कहते हैं गुड्स यूज्ड इन और परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग such as building and construction material paints, electrical and sanitary fittings, pipes, wires and cables। मतलब ये सारा मटेरियल जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में परमानेंटली फिट हो रहा होता है, जो आप वो परचेज करेंगे, उस पर आप जो सेल टैक्स पे करेंगे, वो आपको इनपुट टैक्स, उस पर जो सेल टैक्स आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। बट एक्सक्लूडिंग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हम कहते हैं ये हमारे पास बनी होती हैं कंटेनर्स की, ये हमारे पास जो स्टील्स की बिल्डिंग बनी होती है, अगर आप देखें, आपने मूवीज में देखी होंगी, बड़े बड़े जो शेल्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप वो परचेज करते हैं या उसका मटेरियल परचेज करते हैं तो उस पर आपको इनपुट टैक्स अलाउ होगा। लेकिन अगर आपकी वैसे कोई दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे नॉर्मल घर होते हैं, उसमें जो परमानेंटली अटैच जो मटेरियल होगा, उसकी परचेज पे आपको सेल्स टैक्स की इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही क्या है, आपका बिजनेस क्या है कि आप सैनिटरी आइटम को परचेज करते हैं एंड फिर क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो तब ये आपका क्योंकि बिजनेस है, रॉ मटेरियल बन जाएगा, उस केस में आपको उसके ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ की जाएगी। एंड सच गुड्स अक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल और फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ द प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड। और फॉर एग्जांपल, मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, बिल्डिंग की, घर बनाता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, उसको सेल कर देता हूँ। अब ये मेरा बिजनेस है, मेरी इन्वेंट्री है, तो मेरी इन्वेंट्री को बनाने के लिए इसके अंदर जाहिर सी बात है मैं क्या कर रहा हूँ, पाइप्स भी फिट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपके अलावा कुछ स्टील्स की मटेरियल भी क्या कर रहा हूँ, फिटिंग कर रहा हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें और भी आ जाएंगी, जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है सैनिटरी फिटिंग्स, पाइप्स, वायर्स एंड केबल। तो अगर बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी बिजनेस है, मेरी इन्वेंट्री है कि मैं बनाकर वो सेल करता हूँ, तो उस केस में जो उसमें मटेरियल अटैच्ड होगा परमानेंटली, उस पर जो मैंने परचेज के वक्त इनपुट टैक्स पे किया होगा,
वो मुझे अलाउ किया जाएगा। जी 11th पॉइंट क्या है? व्हीकल्स फॉलिंग इन द फर्स्ट स्केड्यूल टू द कस्टम्स एक्ट 1969। अब कस्टम एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन कौन से व्हीकल्स हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट देते हैं तो वो कह देगा जनाब ये जो व्हीकल हमने परचेज किए हैं ये फर्स्ट स्केड्यूल टू द कस्टम्स एक्ट में फॉल करते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जनाब इस पे आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। अब पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेज, फर्नीचर एंड फर्निशिंग, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बाकी सारों पे आपको सेल्स टैक्स अलाउ नहीं है, इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है, लेकिन एक एक्सक्लूडिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है उस पर आपको इनपुट टैक्स अलाउ किया गया है। बट एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। अगर मेरा बिजनेस ही क्या है कि मैं वही व्हीकल्स, वही इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस परचेज करता हूँ और आगे सेल करता हूँ, फिर वो मेरी इन्वेंट्री बन जाएगी। अगर ये 11th पॉइंट के सारे मटेरियल अगर मेरी इन्वेंट्री हैं उस पर फिर मुझे इनपुट टैक्स अलाउ होगा। अगर ये मेरी इन्वेंट्री नहीं है तो फिर मुझे इन पर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। जस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, इस पर जो इनपुट टैक्स है ये मुझे लॉ क्या करता है? अलाउ करता है। ये अब हमारा 12th पॉइंट, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बेयर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविजनल सेल्स टैक्स लॉ। अगर आपको प्रोविजनल सेल्स टैक्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपको ये उम्मीद है आपके पेपर में भी ये पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन वो कह सकते हैं कि अगर सर्विसेज आपने ऐसी कोई ली हैं जिस पर आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं किया जा सकता तो फिर आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। Import or purchase of agriculture machinery or equipment subject to sales tax at the rate of 7%। तो अगर आपको क्वेश्चन में बताएगा जो आपने मशीनरी परचेज, आपको पता है कि आपको मशीनरी के ऊपर प्लांट मशीनरी के आपको जो इनपुट टैक्स है आपको अलाउ ला करता है, आपको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अगर एग्रीकल्चर मशीनरी परचेज की है और उस पर रेट ऑफ टैक्स जो लगता है एप्लीकेबल है वो 7% है, तो आपको उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स है आपको अलाउ नहीं होगा। फिर वो कह सकता है कि फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier। बिल्कुल ये हमारी वही बात है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये हमारे पास 7 पॉइंट भी अब बन सकता है एंड हम इसको कह सकते हैं कि ये 4th पॉइंट से भी रिलेट कर रहा है और 7 पॉइंट से भी रिलेट कर रहा है। अगर मतलब ये है कि अगर हमारे सप्लायर ने जो हमने परचेजेस की हैं अपनी सेल्स में अभी तक डिक्लेयर नहीं की तो उन परचेजेस पे हमें सेल्स टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स हमें अलाउ नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर्स। अगर आप कुछ स्क्रैप कंप्रेसर्स क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको उसका इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, द इनपुट गुड्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने कोई सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को की हैं तो उस केस में, और आपने जो सेल्स टैक्स इनवाइस इशू की है, अगर आपने उसके ऊपर उनका CNIC नंबर या NTN नंबर मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको उस सेल्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, चलें देखते हैं। आपने सेल्स की टू रजिस्टर्ड पर्सन, 1500 यूनिट, हमारे पास जो रेट पर यूनिट है वो है 50 रुपये। टोटल वैल्यू ये बनती है, इसलिए हम क्या करेंगे? सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। कितना बनता है? 20%। अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को 0.20, 15,000। टोटल वैल्यू कितनी बनती है? 90,000 मैंने क्या लिए हैं अपने उस कस्टमर से, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैंने क्या किए हैं? रिसीव किए हैं। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सॉरी। तो लॉ कहता है अब ये मेरे पास क्या है? ये सेल टैक्स क्या है मेरा? ये आउटपुट टैक्स है। अगर मैंने ये सेल्स किया है मटेरियल तो मैंने परचेज भी किया होगा।
लॉ कहता है अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की हैं और उसको आपने जो सेल्स टैक्स इनवाइस इशू किया, अगर उसके ऊपर आपके कस्टमर का CNIC नंबर या उसका NTN नंबर मेंशन नहीं है, तो उन सेल्स के अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। ये मैंने 1500 यूनिट परचेज भी तो किए होंगे। सपोज मैंने ये परचेज किए हैं 30 रुपए के, मल्टीप्लाई बाय 3 रुपी 30, उस पर मैंने सेल्स टैक्स भी चार्ज किया होगा, जाहिर सी बात है। वो मैंने चार्ज किया था 17% मैंने सेल्स टैक्स पे किया था। तो अब यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि इसकी जो मेरा इनपुट टैक्स मेरा जो बनता है, मेरा इनपुट टैक्स बनता है इसके ऊपर, वो बनता है 7,650 रुपए। लॉ कहता है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स किए हैं और उनकी सेल्स टैक्स इनवाइस के ऊपर आपने NIC नंबर या CNIC या NTN नंबर मेंशन नहीं किया, तो आपने जो इन गुड्स जो सेल्स किए हैं इन पर जो आप इनपुट टैक्स पे किया था वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन भी है। इफ द अमाउंट ऑफ इनवाइस इंक्लूडिंग sales tax is less than 50,000, then NIC or NTN number is not required। मतलब अगर आपने जो सेल्स किए हैं, अगर उसकी इनवाइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 50,000 से कम है, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। आप बेशक NTN नंबर लिखें या ना लिखें, आपको इनपुट टैक्स अलाउ होगा। तो हमारा जो एक और पॉइंट है वो है अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, कि हमने इसकी अपॉर्चमेंट करनी है कि आपको जो इनपुट टैक्स है ये टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट कितना एडजस्ट होगा, जीरो रेटेड के अगेंस्ट कितना एडजस्ट होगा, एर एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट कितना आपका एलोकेट होगा। ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जी हमारा ये जो हमने डिस्कस किया आपका क्या है, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट्स।